नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने कूलाम नियम की विशेषताएं कहें या कूलाम नियम की अपन सीमाएं कहें या कूलाम नियम के कूलाम बल के संबंधित अपन ये कहते हैं उनके गुण धर्म कह सकते हैं, ठीक है ना। कूलाम बल के बारे में एक तरह से अपन ने पढ़ लिया था, उसका सदिश निरूपण अपन ने पढ़ा था। आज अपन देखो एक लास्ट वीडियो में एक कमेंट था भाई कि आवेश के जो मात्रक थे, लास्ट वीडियो के जो एक कमेंट में आपने लिखा था कि आवेश का जो अपन ने मात्रक लिखे थे उन मात्रकों में देखो एक संबंध था, वो मैं एक संबंध वापस से लिख रहा हूं कि अपन ने लिखा था एक एब कुलाम कहें या अपन इसको ये कह दें एक परम कुलाम से भी कह सकते थे, एक ही बात है भी। और या मैं इसको देखो ये कह दूं कि EMU कह सकता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कह सकते हैं। इसके इक्वल मैं कह देता हूं कि 3 × 10⁻10 ESU कह सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकता हूं, ठीक है ना। और इसके बराबर मैं क्या कह सकता हूं, 10 कूलाम कह सकता हूं, ठीक है। अब देखो मैं ये कर रहा हूं कूलाम मात्रक और इनमें संबंध दे रहा हूं, तो अंतिम दो से देखो अपने पास क्या संबंध बना। 10 कूलाम बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁻10 ESU हो गया। 1 कूलाम बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁻10/10 ESU कह दें, तो 1 कूलाम बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁹ ESU। एक संबंध तो ये था। दूसरा संबंध पहले और लास्ट से देख लो। पहले और लास्ट वाले की बात यदि मैं करता हूं तो देखो अपने पास ये था कि 10 कूलाम बराबर क्या हो गया, एक ESU या एब कूलाम कह दूं, EMU सॉरी यहाँ पे क्या होगा EMU या परम कूलाम या एब कूलाम कह सकते हैं। अब देखो उसके बाद में उनके बाद में मैं कह दूंगा कि 1 कूलाम के बराबर क्या कह दूं कि 1/10 EMU कह सकता हूँ। एक संबंध ये था, ठीक है ना। लास्ट अपने जो आपने कमेंट में आपने कहा था कि ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये इनके बीच में ये संबंध है, ठीक है ना। अब अपन देखो आगे का जो अपन वीडियो लेक्चर है वो अपन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपने लास्ट वीडियो के अंतर्गत ये कहा था कि लास्ट वीडियो में अपन ने कूलाम नियम का सदिश निरूपण कर दिया था। और कूलाम नियम के सदिश निरूपण में अपन ने बताया था कि किन्हीं दो कोई भी किसी निर्देश तंत्र में अपने पास कोई दो बिंदु आवेश होते हैं, तो पहला आवेश दूसरे पे बल लगाता है तो दूसरा आवेश क्या करता है, पहले पे बल लगाता है, तो दोनों बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में क्या होंगे, विपरीत होते हैं। ये चीज अपन ने प्रूव कर ली थी। अब देखो आज अपन यदि 2 से ज्यादा आवेश होते हैं तो वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो हेडिंग अपन ये कहते हैं कि बहुल आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम बल एवं अध्यारोपण सिद्धांत। तो अध्यारोपण सिद्धांत देखो अपने पास क्या होगा, सबसे पहले अपन इसी अध्यारोपण सिद्धांत की बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो ये अध्यारोपण सिद्धांत देखो अपने बात देखो क्या होता है, फिर अपन बहुल आवेश वाली बात है वो बाद में करेंगे। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण सिद्धांत की बात है वो अपन पहले कर लेते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि कोई भी अपने पास किसी परीक्षण आवेश के ऊपर उस निर्देश तंत्र में उपस्थित विभिन्न आवेशों के द्वारा उस परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल होता है, वो उस परिणामी बल का मान क्या होगा, उस आवेश के ऊपर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। जैसे मैं देखो सपोज करता हूँ Q0 कोई परीक्षण आवेश है, इसके ऊपर लगने वाला बल है वो मैं कह दूं कि F0 है। Q0 कोई परीक्षण आवेश है, इसके ऊपर लगने वाला बल क्या कर रहा हूं मैं, F0 है। अब मैं यहाँ पे कह दूंगा कि Q1 आवेश है, अब इस आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल क्या हो गया, F01 हो गया। दूसरा आवेश ये हो गया Q2 हो गया, इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला बल क्या हो गया, F02 वेक्टर हो गया, ये F01 वेक्टर है। अब मैं तीसरा आवेश ले लेता कि Q3 ले लेता, इसके कारण लगने वाला बल क्या हो गया, F03 वेक्टर हो गया। इस प्रकार से मैं ये कह दूं कि लास्ट Qn आवेश है और इस आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल क्या हो गया, F0n वेक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूं किसी परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल परिणामी बल होता है वो उस आवेश के ऊपर अन्य आवेशों के द्वारा, अन्य आवेश कौन से, Q1 Q2 Q3 और Qn, इन आवेशों के द्वारा इसके ऊपर लगने वाले जो बल होते हैं उन बलों के
सदिशों के योगफल के तुल्य होता है, वो अपन क्या कर देंगे, अध्यारोपण सिद्धांत। सीधा सा आपको एक बात याद रखनी है कि अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग अपन कब करेंगे, जब अपन बहुत सारे आवेश अपने पास और उन बहुत सारे आवेशों के द्वारा उसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल यदि अपने को ज्ञात करना है तो अपन किसका उपयोग करेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग आपको कब करना है, जब अपन ये कह देंगे कि दो या दो से अधिक आवेशों, दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा लगने वाले, दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा लगने वाले किसी प्रेक्षण आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। कि अपने ये मान लो कि एक ही वस्तु है, ये अपन नहीं करते हैं क्या, किसी गाड़ी के पीछे से अपन धक्का देते हैं तो अपन बहुत सारे अपन मिलके गाड़ी के धक्का दे रहे हैं, तो अपन बहुत सारे व्यक्ति मिलकर इस गाड़ी के ऊपर जो अपन कितना बल लगाएंगे, तो वो यदि अपने को ज्ञात करना तो व्यक्तियों ने टोटल बल कितना लगाया है, तो वो बल ज्ञात करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब इस अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा देखो अपन ज्ञात कैसे करेंगे वो बल, वो देखना। ये देखो थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स ही है और इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है कि अपने पास थ्योरेटिकल नहीं है और नहीं है, वो चीज अपन लोग किस प्रकार से इसमें ज्ञात कर सकते हैं वो देखना। जैसे मैं मान लूं कि माना कि किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल F0 वेक्टर। ठीक है। कि कोई भी अपन मान लें कि किसी निर्देश तंत्र में कोई प्रेक्षण आवेश Q0 स्थित था, उसके ऊपर लगने वाला बल मैं क्या मान रहा हूं, F0 है। अब उसी निर्देश तंत्र में मैं क्या मान रहा हूं कि उसी निर्देश तंत्र में Q1 Q2 Q3 डॉट क्या कह दूं, Qn आवेश स्थित है। ठीक है। और इन आवेशों का अपन ये कह दें, इन आवेशों का प्रेक्षण आवेश Q0 के सापेक्ष स्थिति सदिश कि इन आवेशों का प्रेक्षण आवेश Q0 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R01 वेक्टर, R02 वेक्टर, R03 वेक्टर डॉट क्या लिख दूं, R0n वेक्टर। ठीक है। कि मैं कह रहा हूं कि किसी कोई भी एक निर्देश तंत्र है, उस निर्देश तंत्र में क्या है, कोई प्रेक्षण आवेश Q0 स्थित है, उसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो कितना है, F0 है। उसी निर्देश तंत्र में मैं कह रहा हूं, उसी अपन निर्देश तंत्र की बात करें, Q1 Q2 Q3 डॉट Qn आवेश स्थित है। इन आवेशों का अपन ये कहते हैं किसी प्रेक्षण आवेश Q0 के सापेक्ष उनके स्थिति सदिश R01 वेक्टर, R02 वेक्टर, R03 वेक्टर है, और इनके सापेक्ष इनके इकाई सदिश भी लिख देता हूं तथा मैं ये कह दूं कि इनके इकाई सदिश क्रमशः है R01 कैप, R02 कैप, R03 कैप और डॉट क्या हो गया, R0n कैप है। तब देखो अपने पास क्या स्थिति बनेगी कि अपन लोगों इस चीज को एक बार मैं डायग्राम के द्वारा देखो बताना चाह रहा हूं, इसी चीज को देखना। अब देखो कि मैं ये कह दूं ये एक निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है। और इस निर्देश तंत्र में R0 दूरी के ऊपर स्थित कोई प्रेक्षण आवेश क्या हो गया, Q0 स्थित है। ये सपोज करो कि ये Q0 आवेश स्थित है। ठीक है। अब इसी निर्देश तंत्र में R1 के ऊपर क्या है, कोई आवेश क्या हो गया, Q1 स्थित है। इसी निर्देश तंत्र में
R2 दूरी के ऊपर कोई आवेश क्या हो गया, Q2 हो गया। इसी निर्देश तंत्र में R3 दूरी के ऊपर Q3 हो गया, और उसी निर्देश तंत्र में Qn आवेश है वो अपने पास Rn दूरी पे स्थित हो गया। यही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि अब मैं कह रहा हूं कि आपको याद, अपन देखो इसके बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में अपन कहेंगे ये देखो स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये प्रेक्षण आवेश है ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इन दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को समान समान आवेश है, इसका मतलब कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये देखो Q1 आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, Q1 आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो क्या हो गया, F01 वेक्टर लगा देगा, बल लगाएगा तो अपने पास क्या हो गया, F01 वेक्टर हो गया। और ऐसा ही देखो Q2 आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा तो वो बल कितना हो गया, F02 वेक्टर हो गया। ऐसे ही क्या करेगा, Q3 इसके ऊपर बल लगाएगा वो क्या होगा, F03 वेक्टर हो गया। ऐसे ही अपने पास Q1 इसके ऊपर बल लगाएगा और वो क्या हो गया, F0n वेक्टर हो गया। इस प्रकार से अपन दो बलों की बात है वो अपन कर लेंगे। अब देखो आपको याद होगा कि कूलाम बल में आपने क्या पढ़ा था, कि कूलाम बल क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, परिमाण में लगने वाला जो बल होता है वो अपने पास क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कूलाम बल को देखो आपको याद होगा तो ये लिखा था क्या, F K Q1 Q2 में R स्क्वायर वेक्टर फॉर्म कहीं तो R कैप का था, नहीं कहा था, यही है। अब मैं कह रहा हूं देखो Q1 आवेश Q0 आवेश के ऊपर देखना, देखो Q1 ये Q0 आवेश ही तो है। अब Q1 आवेश Q0 के ऊपर बल लगा रहा है तो वो कौन सा बल है, F01 है। तो मैं कह दूं देखो Q0 एवं Q1 एवं Q0 के बीच लगने वाला बल क्या कहोगे आप, F01 वेक्टर कहोगे। तो वो क्या होगा कि Q1 Q0, और अब इनके बीच की दूरी Q1 और Q0 के बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी क्या होगी, R01। तो ये क्या होगा, R01 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा, R01 कैप होगा। यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, R01 कैप अपन कह देंगे। देखो किनके बीच, Q1 और Q0 के बीच, ठीक है। इनके बीच की दूरी तो R01 और इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश अपन ने लिखा है R01। ऐसे ही देखो मैं ये कहूं कि Q2 एवं Q0 के बीच लगने वाला बल अपन यदि कहेंगे तो क्या होगा, F02 वेक्टर होगा कि Q2 Q0 R02 का स्क्वायर R02 कैप होगी। ये होगी या नहीं होगी। अब इसी प्रकार से अपन लोग तीसरे की बात करें, और वो तीसरे की यदि अपन बात करेंगे तो इसी प्रकार से लास्ट वाला लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। वो दूरी देखो इनके बीच की दूरी कौन सी होगी, ये दूरी हो जाएगी R02 वेक्टर और R02 कैप, और बल वो अपने पास ही आएगा F02, ठीक है ना, अपने डायग्राम से। अब देखो इसी प्रकार करके लिख देता तो मैं क्या होता है, इसी प्रकार Q3 एवं Q0 के बीच बोलो क्या होगा भी बल, F03 वेक्टर के Q0 Q3 R03 का स्क्वायर R03 कैप, यही होगा। और इसी प्रकार मैं लास्ट वाला क्या कर दूं, Qn एवं Q0 के बीच लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा। और इनके बीच में बल क्या होगा कि Q0 Qn और इसका स्क्वायर R0n का स्क्वायर और R0n कैप, यही तो है ना। तो अपन याद देखो परीक्षण आवेश Q0 के ऊपर लगने वाला परिणामी बल को ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो परिणामी बल अपन ये कह देंगे कि परिणामी बल किसके द्वारा, अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा। तो अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा आपको और याद नहीं है तो अपन ये कह देंगे इन सभी बलों का क्या करना चाह रहे हैं, परिणामी बल ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो परिणामी बल क्या होगा, अपन ये कह दें तब Q0 परीक्षण आवेश पर Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है। और वो परिणामी बल क्या होगा, F0 वेक्टर के बराबर अपन यदि कह रहे हैं तो देखो अपने पास कितनी कह देंगे कि
F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट डॉट क्या कर दोगे F0n वेक्टर कर दोगे, ठीक है ना। और ये यदि आप कहें तो अब इन सब के मान लगा दो, तो F01 वेक्टर बराबर क्या होगा KQ0 Q1 R01 का स्क्वायर R01 का प्लस KQ0 Q2 हो गया R02 का स्क्वायर हो गया R02 कैप हो गया प्लस अगला यदि अपन लिखना चाहेंगे तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा अभी, अगला यदि अपन कहेंगे तो क्या होगा कि Q0 Q3 R03 का स्क्वायर R03 की कैप प्लस ये कह देंगे कि Q0 QN R0n का स्क्वायर और R0n का, यही होगा। अब परिणामी बल अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं तो परिणामी अब देखो जो अपने पास कॉमन है उसको कॉमन कर दो पहले, तो ये क्या हो गया K और K0 कॉमन हो गया, क्या K भी कॉमन है और दूसरा क्या है Q0 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस क्या होगा Q2 R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस Q3 R03 का स्क्वायर और ये क्या होगा R03 की कैप प्लस क्या होगा कि QN हो जाएगा, सॉरी K तो कॉमन ही है, और R0n का स्क्वायर और ये क्या होगा R0n की कैप अपन बता दें। अब देखो इसको अपन मैथमेटिक्स तरीके से लिखना चाह रहे हैं, इसको देखो यदि अपन मैथमेटिक्स तरीके से यदि अपन लिखेंगे तो देखो शुरुआत देखो अपने पास कहाँ से, अभी शुरुआत वाली जो बात है वो अपन यदि कह रहे हैं तो अपने पास क्या है, पहले पद में देखो 1 है, दूसरे में क्या चेंज हो रहा है 2 है, तीसरे में क्या है 3 है, चौथे में अपने पास यहाँ पे क्या है, चौथा पद यदि मैं कह रहा हूँ तो 4 हो जाएगा, एनवें पद में क्या है अपने पास है QN है, यही कह रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो अपने पास जो स्थिति अपन कह रहे हैं वो देखो अपने पास क्या बन जाएगी कि ये कह देंगे F0 वेक्टर बराबर K0 समेशन लिख दो, समेशन हो गया, ये देखो ये चेंज है क्या I लिख दो, जो जो चेंज है उसको I लिख दें भी, ठीक है, R0 I का स्क्वायर हो जाएगा और I का मान कहाँ से शुरू, पहले में 1 और लास्ट में कितना है n, तो ये अपन अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा किसी परीक्षण आवेश Q0 के ऊपर लगने वाला बल वो अपन ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अपन कूलाम नियम है वो अपन बता सकते हैं, कूलाम नियम के द्वारा या अपन कहते हैं बहुल आवेशों के द्वारा किसी परीक्षण किसी एक आवेश के ऊपर लगने वाला परिणामी बल अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में अगला टॉपिक अपन छोटा सा टॉपिक अपन और शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपन शुरू कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र की बात यदि अपन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अपन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि मैं एक तो लोगों शुरुआत में बता के गया था कि स्थिर आवेश अपने चारों जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वही क्या होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। एक परिभाषा तो अपन ये कहते हैं। दूसरा देखो दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाया जाए, दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाया जाए तो वह एक बल का अनुभव करता है और उस बल को अपन बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को अपन क्या कह देंगे विद्युत क्षेत्र कह देंगे। जैसे देखो कि Q1 आवेश है, ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा भी, स्थिर आवेश है तो आपने देखो ये कह दें अपने चारों ओर जो क्षेत्र बना रहा है वो ये क्षेत्र बना दिया। अब अपन ने ये क्षेत्र इसका ये अपन ने डिनोट कर दिया। अब इस क्षेत्र में मैं क्या करता हूँ कि कोई परीक्षण आवेश Q0 को लाऊंगा, जैसे ही लाऊंगा तो देखो ये भी धन आवेश और ये भी धन आवेश, तो वैसे भी आपको पता है समान समान आवेशों के मध्य क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, तो ये आवेश जैसे ही अपन इसको लाएंगे तो ये आवेश इसके ऊपर क्या लगाएगा एक बल लगाएगा और वो अपन बल लगाएगा तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्र बना वो क्या हो गया विद्युत क्षेत्र हो गया। एक दैनिक जीवन की घटना से अपन लोग कह देते हैं अपन घरों में कुत्ता रखते हैं, घरों में जो अपन एक कुत्ता रखते हैं वो देखो अपना एक सीमित एरिया रखता है, उस एरिया में जैसे दूसरा कुत्ता आता है तो वो क्या करता है भोगना शुरू करता है, नहीं करता करेगा ना, तो वो भोगना शुरू कर रहा है तो उसने अपने जब भोगता है इसका मतलब वो क्या कर रहा है दूसरे कुत्ते के ऊपर एक बल लगा रहा है और वो बल ही अपने पास बल लगाकर उसको क्या कर रहा है अपने एरिया से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, तो उस एरिया से बाहर ले जा रहा है, इसका मतलब उसने जो क्षेत्र बना रखा है वो क्या बना रखा है विद्युत क्षेत्र बन रहा है। ऐसा ही अपने विद्युत क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं
कि एक किसी दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाया जाए तो वह एक बल का अनुभव करता है, और बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को अपन क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र कह देंगे। और इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो याद रखना है कि हमेशा जितने भी क्षेत्र बनते हैं वो सदिश बनते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा याद रखनी है, बार बार काम में लेंगे भी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। दूसरा एक बात और याद रखनी है, जितने भी जो क्षेत्र बनते हैं वो हमेशा ही क्या बनेंगे, सदिश बनेंगे। तो विद्युत क्षेत्र एक क्या है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र क्या होगी, एक सदिश राशि के बारे में अपन बता दें, ठीक है ना। तो ये अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन छोटा सा टॉपिक था अपना, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अपन ये कहते हैं स्थिर आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे विद्युत क्षेत्र कह देंगे। दूसरा अपन ये कहते हैं दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र है जिसमें अन्य किसी आवेश को लाया जाए तो वह एक बल का अनुभव करता है। तो बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, और विद्युत क्षेत्र क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो यहां तक का एक बार और आप पढ़ के देखना, फिर उसके बाद अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेगी। जैसे अपन ने बहुल आवेशों के कारण कूलाम बल ज्ञात किया है, वैसे अपन आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और एक आवेश निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक का एक बार पढ़ना है।